हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको यूएनएफसीसीसी के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस इज फ्रेम्ड इन 1992। दिस इज फ्रेम्ड या दिस इज फॉर्म्ड इन 1992। So what is this convention about, or why this is formed? We will discuss all these things in this video. Okay. So 1992 में countries joined an international treaty, the United Nations Framework Convention on Climate Change, as a framework for international cooperation to combat climate change. तो 1992 में क्या हुआ, जो बहुत सारी कंट्रीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, दे जॉइन टुगेदर, दे सिट टुगेदर एंड दे डिस्कस्ड अबाउट कि हम एक क्लाइमेट चेंज को कम्बेट करने को लेके, मतलब क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा क्राइसिस बन चुका है, एक बड़ा एक इशू बन चुका है इन्वायरमेंट के टर्म में। एंड वी हैव टू कम अप विद सम सोल्यूशन ताकि हम इस चीज़ को टैकल डाउन कर सकें। तो इन स्पेसिफिकली अबाउट क्लाइमेट चेंज को लेके ये इंटरनेशनल ट्रीटी हुई, एंड इट इज़ बाय लिमिटिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज एंड रिजल्टिंग क्लाइमेट चेंज एंड कोपिंग विद इम्पैक्ट दैट वर देन बाय इनएविटेबल। तो इसको लेमन लैंग्वेज में एक बार ईजी लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या बताना चाहता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज पे फॉर्म क्यों हुआ था? तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी के टाइम पे। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जो कि नंबर ऑफ फैक्टर को ट्रिगर करती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से मॉनसून एक तरीके से चेंज होता है, वेदर पैटर्न चेंज होते हैं, सी लेवल राइज होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। सो क्लाइमेट चेंज इज not just climate change, it is triggering many environmental issues, and simultaneously it create a lot of problem, not for only for humans but also for different life beings. So yes, तो climate change एक बड़ी प्रॉब्लम है, एंड इट कोज एक्सट्रीम वेदर पैटर्न, इट कोज राइज इन सी लेवल एंड अदर इन्वायरमेंटल इशू। तो यूएनएफसीसी ने क्या किया, यूएनएफसीसी बनी 1992 में कि सारी कंट्री को एक साथ लेके आया जाए और इस क्लाइमेट चेंज का कोई सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए। इस पॉइंट में ये चीज़ बताई गई है। सो दिस इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड कि हम यूएनएफसीसी की जो बैठक है, ये एक तरीके से जो कन्वेंशन है या ये जो जॉइंट इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये किस कारण से हुई, ये इसका मेन कारण है। करती क्या है ये, व्हाट डज इट डू? सो इट एनकरेज ऑल द कंट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। सो मेन इसका काम क्या है, क्लाइमेट चेंज को कम्बेट करना। अब क्लाइमेट चेंज हो किसकी वजह से रहा है, मेन उस चीज़ पे आते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का जो मेन कारण है वो है ग्रीन हाउस गैसेज। वो ग्रीन हाउस गैसेज जब जो इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, तो अगर उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो उतना ही हीट को एब्जॉर्ब करेंगी और उसको ट्रैप कर लेंगी अर्थ की सरफेस पे। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्लाइमेट चेंज को अगर हमें कम्बैट करना है, अगर हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है, तो हमें उस कारण को रोकना होगा जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। यू कैन वॉच मोर कंटेंट अबाउट ग्रीन हाउस गैसेज और क्लाइमेट चेंज। आई विल पिन द वीडियो इन आई बटन, यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। तो क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, क्या ग्रीन हाउस गैसेस कैसे क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आई बटन में एक वीडियो पिन कर देती हूँ, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ अगर मैं वापस से एक्सप्लेन करूँगी तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। सो प्राइमरी गोल जो है वो यूएनएफसीसी का वो यही है कि जो मेन कारण है क्लाइमेट चेंज का, उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। और मेन कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस को स्पेसिफिकली क्या करना है, रिड्यूस करना है। और इसके लिए हमें डिफरेंट कंट्रीज को मोटिवेट करना होगा, एनकरेज करना होगा कि आपको अपने लेवल पे ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एंड देयर आर नंबर ऑफ गैसेस जो कि हमने डिस्कस किया है वीडियो में। और इसके अलावा ये जो है ये कंट्री डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है उनको फंड प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से टैकल कर सके। क्योंकि डेवलपिंग जो नेशन है वो अभी उनके पास टेक्नोलॉजिकली वो इतने एडवांस नहीं है, वो इकोनॉमिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी तो वो डेवलपिंग है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री को यूएनएफसीसी फंड भी प्रोवाइड करता है कि हम आपको असिस्ट करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, बट यू हैव टू हेल्प अस इन कम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा अंडर यूएनएफसीसी के अंडर में और क्या होता है, यूएनएफसीसी के अंडर में कोप रखी जाती हैं। व्हाट इज दैट, कोप?
कोप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कोप्स एक तरीके से हर साल एक तरीके से ग्लोबल मीटिंग रखी जाती है। बेसिकली अगर मैं कोप को बताऊं तो इसको आप एक टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ग्लोबल मीटिंग्स। वर्ल्ड जो लीडर है वो ग्लोबली मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हाउ फार वी हैव कम, लाइक अभी हम कितनी दूर आ चुके हैं इन कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। तो दे ऑर्गेनाइज ग्लोबल मीटिंग अंडर दिस UNFCCC, जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी उनको बोला जाता है और शॉर्ट में उनको कोप बोला जाता है, ताकि पुराने जो हमने गोल सेट किए थे उनको एसेस किया जा सके कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं और नए जो है गोल सेट किए जा सके क्लाइमेट चेंज को लेके। सो ग्लोबल क्लाइमेट गोल सेट किए जाते हैं इन दैट कोप विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल मीटिंग्स। सो कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए इसमें ये है कि डिफरेंट डिफरेंट लाइक कोप ऑर्गेनाइज होती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट भी इसके अंडर में दिए गए जो कि क्लाइमेट चेंज को लेके ही हैं। सो व्हाट आर दोज एग्रीमेंट? सबसे फेमस जो है दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में दिया गया, क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बाद जो है पेरिस एग्रीमेंट है जो कि 2015 में आया। सो दे आर द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो बेसिकली व्हाट आर दीज क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट? सो दीज आर ग्लोबल प्रोमिसेस। तो एक तरीके से ये एग्रीमेंट है, प्रोटोकॉल है, ग्लोबल प्रोमिस है कि ऑल द कंट्रीज विल एग्री टू वर्क ऑन कीपिंग ग्लोबल वार्मिंग बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। कि हमें एक हमने लिमिट सेट कर दी है कि ग्लोबल टेम्परेचर हमें इससे नीचे ही रखना है, एंड दैट लिमिट मैक्सिमम दैट लिमिट इज 2 डिग्री सेल्सियस, एंड वी हैव टू लाइक हमें इसे रखना कितना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। सो 2 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम लिमिट है, बट हम लेके चल रहे हैं कि 1.5 से नीचे ही हमें ग्लोबल टेम्परेचर रखना है, इससे ऊपर इसको नहीं लेके जाना है, क्योंकि रिसर्चेज और स्टडीज़ ये बताती है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस राइज या उससे ऊपर राइज हुआ तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी लेवल राइज होगा, वेदर पैटर्न चेंज हो जाएंगे और वो कुछ इस तरीके से चीज़ें बदलेंगी कि वी कैन नॉट रिवर्स देम, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है और मैक्सिमम लिमिट सेट की है 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ पेरिस एग्रीमेंट में हुई थी कि ऑल द कंट्रीज एग्रीड टू वर्क ऑन कीपिंग ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। तो 2 डिग्री सेल्सियस वो मैक्सिमम लेके हम चल रहे हैं। So this is all thing what we discussed in UNFCCC। जो सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पे डिस्कस हुई और जो हमने यहाँ पे डिस्कस की कि क्या क्या वहाँ पे डिस्कस हुआ था। सो यस, अब ये मैटर क्यों करता है हमारे लिए, वाई दिस थिंग मैटर टू अस? सो ग्लोबल जो कोऑपरेशन है, ग्लोबल कोऑपरेशन के बिना, बिकॉज आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अर्थ है और अर्थ पे क्लाइमेट चेंज जब हो रहा है, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एक कंट्री की वजह से नहीं हो रहा है। क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो वो एक कंट्री को इम्पैक्ट नहीं करेगा। सो इसके लिए हमें ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, इसके लिए हमें सभी का सहयोग ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि डेवलप जो कंट्रीज है जैसे कि यूएसए है, यूएसए भर भर के ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करे और इंडिया उसको कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसे तो कम्बेट नहीं होगा क्लाइमेट चेंज। सो वी वांट ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर दिस। तो क्लाइमेट चेंज जो है दैट विल कंटिन्यू टू डैमेज द इकोसिस्टम, दैट विल कंटिन्यू टू डैमेज द ह्यूमन हेल्थ, दैट विल लाइक कंटिन्यू टू अफेक्ट द इकोनॉमी। क्योंकि अगर हम बार बार सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देते रहेंगे और बार बार सिर्फ हम उन्हीं टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते रहेंगे जो क्लाइमेट चेंज को कम्बेट करें, उन्हीं वहीं पे अपनी फंडिंग इन्वेस्ट करते रहेंगे, वहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली स्ट्रांग ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा पूरा फोकस क्लाइमेट चेंज को कम्बेट करने पे लेके है। तो इसलिए हम सब ग्लोबल लेवल पे साथ आए और सब धीरे धीरे करके कोशिश करें और अपने लेवल पे कोशिश करें ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, क्योंकि इट विल अफेक्ट द होल ग्लोब, है ना, इट विल अफेक्ट द होल अर्थ और किसी एक कंट्री के ऊपर भी प्रेशर ना पड़े। तो इसलिए यूएनएफसीसी का मेन जो जिस्ट है ना वो ये है, ये इसका मेन कारण है बनाने का। और यूएनएफसीसी इसमें हेल्प करता है कि सारी कंट्री अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करे और अर्थ को प्रोटेक्ट करे और क्लाइमेट चेंज जो है हर लेवल पे रोका जा सके, एक कंट्री के ऊपर उसका प्रेशर ना पड़े। और जो कंट्रीज जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उनको ये फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो उस तरीके की टेक्नोलॉजी ला सके अपने लेवल पे और उस तरीके की मैन पावर क्रिएट कर सकें
ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। इंडिया ने इसको साइन किया था जून 1992 में, विच वॉज रेटिफाइड इन नवंबर 1993। तो 1992 में इंडिया ने इसको साइन किया और रेटिफाई का, जैसे मैंने मतलब आपको बताया था कि लीगली अपने देश में उसको लागू करना और अपने देश की गवर्नमेंट से उसको साइन करा के पास कराना। तो ये नवंबर 1993 में इसको इंडिया ने रेटिफाई किया। एज पर द कन्वेंशन द रिडक्शन लिमिटेशन रिक्वायर अप्लाई ओनली टू द डेवलप्ड कंट्रीज। सो एज पर द कन्वेंशन जो रिडक्शन लिमिटेशंस हैं वो डेवलप्ड कंट्री पे एक तरीके से अभी अप्लाई हैं, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज वो डेवलप्ड हो चुकी हैं, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने जितना ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन करना था वो कर दिया है। नाउ इट्स देयर टाइम कि वो उसको लिमिट करे, तो थोड़ी उन पे कुछ रिडक्शन लिमिटेशन कुछ अप्लाई हुई हैं डेवलप्ड कंट्रीज पे। सो यस, दिस इज इट इन दिस यूएनएफसीसी, जिसमें हमने पढ़ा कि यूएनएफसीसी क्यों क्रिएट किया गया था और यूएनएफसीसी करता क्या है, इसके अलावा कोप क्या होती हैं, और जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो कि यूएनएफसीसी के अंडर आए, जो कि क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने को लेके हैं। एंड ये मैटर क्यों करता है, यूएनएफसीसी क्यों ज़रूरी है, क्यों ये मैटर करता है, इंडिया ने कब इसको साइन किया और कब इसको रेटिफाई किया, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। सो अगर आप ध्यान से देखें तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। यूएनएफसीसी कब आया था, यूएनएफसीसी जब हमने देखा था अर्थ समिट में आया था, और यूएनएफसीसी इज स्पेसिफिकली फोकस ऑन व्हाट, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस। तो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस पे स्पेसिफिकली यूएनएफसीसी फोकस कर रहा है। उसके बाद इसी से रिगार्डिंग, मतलब इसी की चेन में क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट आया। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सारी चीज़ें क्या हैं, वो इंटरकनेक्टेड है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफसीसी और पेरिस एग्रीमेंट यूएनएफसीसी के ही एक तरीके से पार्ट हैं। तो आगे हम इन आगे आने वाली वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज ड्रॉप दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कैटर योर क्वेरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।